हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीग्राम में। तो दोस्तों, ये मेरा कॉस्ट शीट का वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स था उसको बहुत अच्छी से डिस्कस किया और समझा, क्योंकि हमें रटना नहीं समझना। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब वहाँ से पहले देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले, ठीक ना। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ प्रॉब्लम का जो डाउट रहता है कि इतना बड़ा कॉस्ट शीट को हम याद कैसे करें। तो भाई, कॉस्ट शीट तो पहली बात कि आप कभी याद नहीं कर सकते, कितना याद करोगे यार। हर एक क्वेश्चन में आपको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि मेरा किस ओवरहेड में जाना चाहिए, ये मेरा कहाँ का खर्चा, ठीक ना। तो सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले कॉस्ट शीट का जो थोड़ा और अच्छे से समझ ले रहे, ठीक ना। सपोज करो मैं मान लो कि कुछ रॉ मटेरियल, मान लो कुछ रॉ मटेरियल अपना सप्लायर से मंगाया, ठीक ना। और मंगाया तो वो मेरे को सजाने के लिए, तो उसको हम मंगाएंगे नहीं, उसको हम फिनिश गुड में बना के सेल करने के लिए लाए रॉ मटेरियल को, राइट। तो ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल हम लाए और रात में फैक्ट्री में रख दिए और सुबह हो गए देखे तो वाह, मेरा पूरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड में तैयार है। ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो फिनिश गुड में बनाने के लिए मेरे को लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो फैक्ट्री है तो वहाँ कुछ लेबर होंगे जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो कन्वर्ट करने के लिए दो तरह के लेबर होते हैं हर एक फैक्ट्री में। एक वो होता है जो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है, और दूसरा वो लेबर होता है जो इनडायरेक्टली मदद करता है। जैसे फैक्ट्री में कुछ गार्ड उड खड़े होंगे, ठीक ना। वो तो डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मदद नहीं करता, लेकिन यार उस प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने में या फिर उस फैक्ट्री को देखभाल करने के लिए उस गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इनडायरेक्टली वो मदद करता है, राइट। तो जो इसमें डायरेक्ट किसी भी, मान लो ये पेन अगर हम बनाते हैं और इस पेन को बनाने में अगर कोई भी वर्कर डायरेक्टली हेल्प करता है तो उसको जो भी हम वेजेस देते हैं वो मेरा डायरेक्ट वेजेस कहलाता है, राइट। उसके बाद मेरा आता है कुछ एक्सपेंसेस, राइट, लाइक जैसे कि जो मेरा मटेरियल में नहीं गया और लेबर में नहीं गया, उसके अलावा कुछ ऐसा एक्सपेंसेस हो सकता है जो हम पे करते हैं, ठीक ना। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये तीनों मिला के क्या होता है मेरा प्राइम कॉस्ट। ओके, उसके बाद जो हमारा आता है वो तीन तरह का ओवरहेड आता है, ठीक ना। पहला आता है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा मेरा आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड तीसरा आता है जो मेरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक ना। तो फैक्ट्री में जो भी वर्कर है या जो भी इंसान है जो इनडायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मदद करता है, उसको हम कुछ वेजेस पेड करते हैं। ये सब वेजेस पेड करते हैं, या फिर मान लो मेरा फैक्ट्री का बिल्डिंग हुआ, उसका डेप्रिसिएशन होता है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, उस सारा को हम लोग कहाँ रखेंगे, अपना फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक। उसके बाद मेरा वहाँ से गुड्स कहाँ गया, ऑफिस में गया, ठीक ना। वहाँ से सेल होगा, तो सेल तो ऐसे हो नहीं गया कि हम बना लिया सेल हो गया, उसके लिए मेरे को कुछ एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, ठीक ना। कुछ वहाँ बड़े बड़े ऑडिटर ये सब बैठते उठते हैं, डायरेक्टर लोग बैठते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के लेवल आदमी लोग होते हैं वो लोग बैठते हैं। तो उन लोग को फ्री में तो बैठेंगे नहीं, उन लोग को अपन कुछ वेजेस देते, कुछ सैलरीज देते, तब तो बैठता। तो वो सारा उन लोग का जो सैलरी होता है वो तो हम इसी प्रोडक्ट से वसूल करेंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो भी मेरा खर्चा उठता है वो मेरा कहाँ जाता है, आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में, ठीक ना। उसके बाद हम लोग किसी प्रोडक्ट को सेल करते तो सेलिंग पर भी कुछ खर्चा होता है, जैसे हम कुछ एजेंट को हायर किए कि अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, राइट। या फिर हम किसी को कुछ कमीशन दिए कि मेरा प्रोडक्ट सेल करो, हम तुमको कुछ भी कमीशन देंगे, ठीक ना। वो सब मेरा ऐड होता है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको समझना होगा, ठीक ना। ये नहीं कि हम याद कर लिए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, दो चार एलिमेंट्स को याद कर लिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मैं इस बुक से पढ़ाऊँगा, आपको बुक दिखा दूँ। ये मेरा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बुक है, बसवेंद्र दास का, ठीक। इसी बुक से मैं पढ़ाऊँगा, राइट। तो मेरा प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम में जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इन द मैनर यू कंसिडर बेस्ट, ठीक ना। पहला जो एलिमेंट है वो हमारा स्टॉक ऑफ मटेरियल्स ऑन 1470, ये क्या है, मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक ना। ये कितना 5 लाख का, राइट। फिर परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 2017 और 18 में हम लोग खरीदे 14 लाख का, ये क्या है, मेरा परचेज हुआ। हम लोग जो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते तो कहाँ डालते, क्या
पहला एलिमेंट उसमें रहता मेरा, पहला रहता ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा मेरा परचेज रहता, तो मेरा 2 ठो मिल गया, एक तो स्टॉक मिल गया, एक मेरा परचेज मिल गया, ठीक ना। फिर मेरा आ गया मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर्स, मतलब कुछ भी हम मटेरियल लिया उसमें कुछ हम सप्लायर्स को रिटर्न कर दिए, ठीक ना, वो हम अपने परचेज से लेस कर देंगे, राइट। फिर मेरा आ गया स्टॉक ऑफ मटेरियल्स एज ऑन 31 मार्च 18 को, ये मेरा क्या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक ना। तो इससे मेरा क्या निकल जाएगा, आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक ना। फिर यहाँ तक तो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल गया, ठीक। उसके बाद आया वेजेस पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन, ये क्या है, जो किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट बनाने में मदद कर रहा है, ठीक ना, दैट इज कॉल्ड आपका ये डायरेक्ट वेजेस, राइट। ये मेरा डायरेक्ट वेजेज हो गया। फिर है वेजेस पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन, ये क्या होगा, जो डायरेक्टली मदद नहीं कर रहा है, ठीक ना, फिर भी वो उसको हम कुछ वेजेस दे रहे हैं, दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा है, इसलिए हम उसको दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये मेरा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, राइट। फिर आपका हो गया सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ, ये यहाँ देखो ऑफिस स्टाफ लिखा हुआ ना, ये कहाँ जाएगा, मेरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा ये मेरा खर्चा, ठीक। फिर मेरा हुआ कैरेज ऑन मटेरियल्स परचेज्ड, ये मेरा कहाँ जाएगा, ये मेरा जाएगा परचेज के साथ ऐड हो जाता, इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज इनवर्ड्स, राइट। फिर मेरा हो गया कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड, ये जब हम किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते उस टाइम मान लो कुछ मेरा गाड़ी का किराया हो रहा है लगा, ठीक ना, तो ये मेरा जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, राइट। फिर मेरा आ गया रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑन द वर्क्स, ये मेरा कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड का एक दूसरा नाम है, वो है वर्क्स ओवरहेड, ठीक। फिर मेरा होगा डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, अब अगर केवल मशीनरी बोले ना तो थोड़ा खोपड़ी लगाना अपना, मशीनरी कहाँ लगता है भाई, फैक्ट्री में लगता है, ठीक ना। तो ये मेरा कहाँ जाएगा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक। फिर मेरा है जो नेक्स्ट एलिमेंट हुआ है मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी भी मेरा फैक्ट्री में रहता है, तो ये भी मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक। फिर मेरा जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज़ ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस, देखो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ ऑफिस, मतलब कहाँ जाएगा ये खर्चा, मेरा जाएगा ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड में, राइट। फिर मेरा हो गया एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेरा परचेज से लेस होगा, क्यों लेस होगा, देखो सपोज करो ये जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल्स है ये मेरा परचेज में ऐड है, राइट, और परचेज में ऐड है लेकिन हम इसको यूज़ नहीं कर पाए क्योंकि ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन के दौरान या कुछ मिस हैंडलिंग की वजह से मेरा लॉस हो गया, तो इसको हम अपना जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लेते हैं उस टाइम अपने इसको यूज़ नहीं कर पाए, ठीक ना, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अपना परचेज से लेस कर देंगे, ठीक। फिर मेरा ये आ गया चार्जेबल एक्सपेंसेस, ये कहाँ का पार्ट है, ये आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, राइट। फिर मेरा आ गया एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, ये कहाँ जाएगा, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, राइट। तो इसका मैं आपको फेयर दिखा दूँ, हम पहले से बना चुके हैं इसका फेयर, आप देख लीजिए। मैं आपको पहले एक एक करके अच्छे से समझाया हर एक एलिमेंट को ताकि आप अच्छे से समझ सकें, ठीक। और इसको हम फेयर में पहले से मैं इसको बना कर हूँ, ठीक ना। तो अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख का था, क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं क्वेश्चन भी आपको हो सके तो दिखा दूँ, देखो मेरा दिया हुआ था ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1417 को 5 लाख का, ठीक। यहाँ भी देख सकते हो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख का, राइट। फिर मेरा ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन हमने कितना रॉ मटेरियल को कंज्यूम्ड किया, ठीक, कितना रॉ मटेरियल को परचेज किया, राइट, वो 14 लाख का था। फिर ऐड कैरेज, क्योंकि मेरा परचेज के साथ ऐड हो जाता है तो हम लोग 10,000 का कैरेज पेड किए थे, राइट। तो ये सबको अमाउंट ऐड करके मेरा आ गया 191,000, ठीक। उसके बाद हम जो कुछ रिटर्न किए थे, रिटर्न आउटवर्ड 14,000 का, उसको लेस किए। फिर मेरा जो एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल था उसको लेस किए। फिर मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था उसको हम लेस करके मेरा आ गया 147,4 ये मेरा आ गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम, राइट। फिर उसके बाद हम वेजेज पेड टू प्रोडक्टिव वर्कमैन, मतलब क्या, डायरेक्ट वेजेस, ठीक ना, ये मेरा आ गया 37,4 ठीक। फिर मेरा है चार्जेबल एक्सपेंसेस 163,000, तो मेरा टोटल ऐड करके आ गया 37,600, ये मेरा इसको और इसको ऐड करके मेरा बन गया प्राइम कॉस्ट का पार्ट, ठीक है।
प्राइम कॉस्ट के बाद। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या था, क्वेश्चन में पहला था तो वेजेस पेड टू नॉन प्रोडक्टिव वर्कमैन, जो मेरा था 14,000 करेक्ट। फिर में था रेंट, रेट्स, टैक्सेस ऑन द वर्क्स, ठीक, ये मेरा 50,000 का था, उसको हम ऐड कर दिए। फिर मेरा था डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 28,000 का, उसको ऐड कर दिया। फिर मेरा था मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी 12,000 का, ठीक ना। फिर हम लोग इसको और इसको ऐड कर दिए तो मेरा आ गया फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 19,763 टाइम ज़ीरो। ये प्राइम कॉस्ट और ये दोनों को मिला के बोलते हैं ना कन्वर्जन कॉस्ट, मतलब एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में कितना खर्चा लगा। सो लो यहाँ से जो मेरा प्राइम कॉस्ट से लेके फैक्ट्री कॉस्ट तक ही मेरा जो रॉ मटेरियल होता है फिनिश गुड में कंप्लीट हो जाता, तैयार हो जाता, राइट। उसके बाद मेरा आता ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, उसमें मेरा था ऑफिस स्टेशनरी एंड अदर एक्सपेंसेस एंड ऑफिस में था मेरा 134 टाइम ज़ीरो। फिर इसको ऐड करके मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक ना। प्रोडक्शन में मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा, ठीक ना, वो इतना लगा। फिर उसके बाद मेरा था जो नेक्स्ट ओवरहेड था दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके अंदर जो था आपका एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन, राइट, जो हम आपको पहले बता चुके थे 24,000 टाइम ज़ीरो। फिर मेरा था कैरेज ऑन सोल्ड गुड्स, ये 30,000। तो सबको ऐड करके मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें निकालने नहीं बोला, किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स निकालने नहीं बोला, सेल्स प्राइस निकालने नहीं बोला, इसलिए हम लोग सेल्स प्राइस नहीं निकाले, ठीक ना। उसका जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है मतलब वहाँ तक हम लोग निकाले। अगर इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देते कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो मेरा सेल्स निकल जाता है, मतलब मेरा सेल्स प्राइस क्या रहना चाहिए, ठीक ना। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकालने के लिए तो हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल्स तक निकाल लिए, ठीक। थैंक यू।